हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं वृद्धि और विकास, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वृद्धि और विकास के मैंने पहला पार्ट बना दिया, दूसरा पार्ट बना दिया। आज मैं तीसरे पार्ट में बात करेंगे हम वृद्धि विकास में सहायक ग्रंथियाँ। इस वाले पार्ट में दोस्तों हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथियाँ, वृद्धि और विकास के पक्ष और वृद्धि और विकास का चरण और वृद्धि और विकास के सिद्धांत। इस वाली वीडियो से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। इस वाली वीडियो से पिछले टेट में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि नहीं है। तो उसने एक ऑप्शन बना के दिया था लार ग्रंथि, जो हमें नहीं लगानी थी। बाकी कौन कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें। देखो वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि कौन कौन सी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। दूसरी होती है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट होती है दोस्तों एंड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट होती है पैंक्रियाज ग्रंथि। और एक और होती है दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि। यानी वृद्धि और विकास में जो सहायक ग्रंथि मानी गई दोस्तों, वो 5 मानी गई हैं। यानी पहली पीयूष ग्रंथि, दूसरी थायराइड ग्रंथि, तीसरी एंड्रिनल ग्रंथि, नेक्स्ट पैंक्रियाज ग्रंथि और उसके बाद बन रही पैराथायराइड ग्रंथि। यानी इन 5 से हटके जो भी ग्रंथि आएगी वो गलत मानी जाएगी। अगर उसने पूछा निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि नहीं है, तो उसने एक ऑप्शन बना के दिया था लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि कभी आती नहीं। इन 5 से हटके जो भी आएगा वो गलत लगाना। अब इनका एक मेन कारण भी होता है कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि के लिए किसके लिए सहायक होती है, थायराइड किसके लिए सहायक होती है, पैराथायराइड किसके लिए होती है, पैंक्रियाज किसके लिए होती है। तो दोस्तों इसको भी देखते हैं। अगर वो कहता है कि पीयूष ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, तो इससे ग्रोथ हार्मोन से निकलता है। हार्मोन्स निकलता है। यानी अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि और विकास में सबसे वृद्धि को सहायक होती है या ग्रोथ हार्मोन्स किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। अब थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानसिक विकास के लिए होती है। मानसिक विकास में सहायक, ठीक है। अब एंड्रिनल ग्रंथि की बात करते हैं, तो एंड्रिनल ग्रंथि संवेदों की वृद्धि और विकास के लिए होती है। वृद्धि विकास के लिए। पैंक्रियाज होती है शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए। रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए। पैराथायराइड उपरोक्त में सहायक होती है, इसका पर्टिकुलर कोई कारण नहीं होता। उपरोक्त में सहायक। अब उसने पूछा कि वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथियों की संख्या कितनी, तो आपको 5 लगानी है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। अब उसने पूछा पीयूष ग्रंथि किसके लिए सहायक होती है, तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि में सहायक होती है, इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि किससे सहायक होती है, मानसिक विकास के सहायक होती है। यानी थायराइड 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है ज्यादा मोटापा हो जाना, एक हो जाता है ज्यादा पतला होना। अगर ज्यादा मोटापा होगा तब भी वृद्धि को प्रभावित करेगा, अगर ज्यादा पतला हो जाएगा तब भी बुद्धि को प्रभावित करेगा। तो मानसिक विकास में जो सहायक होगी वो कौन सी होगी, थायराइड ग्रंथि। एंड्रिनल ग्रंथि क्या होगी, जब एक व्यक्ति के संवेगों की वृद्धि और विकास के लिए होगी। एक व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एक व्यक्ति को कम गुस्सा आ रहा है, एक को ज्यादा कुछ, एक को कुछ कम होता है, तो किसमें होगी, ये वाला एंड्रिनल। पैंक्रियाज क्या होगा, शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए किस ग्रंथि का प्रयोग किया था, पैंक्रियाज ग्रंथि का प्रयोग किया था। अब पैराथायराइड का कोई मुख्य कारण नहीं होता, पर्टिकुलर कोई कारण नहीं होता, वो इन सबके साथ ही चलती रहती है। ये तो 5 हुई। अब इनके साथ में 2 और अलग आती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अन्य ग्रंथि कौन सी, तो इनसे हटके हैं, मैं लिख दे रहा हूं
अन्य ग्रंथि, अन्य ग्रंथि दो होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है देखो, इस ग्रंथि में लड़के अपने पापा से ज्यादा प्रेम करते हैं। लड़की अपने किससे ज्यादा प्रेम करती है? पापा से प्रेम करती है। एक और होती है ओडिपस ग्रंथि है। इसमें क्या होता है, इस ग्रंथि में लड़का अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। अब समझना, इधर मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं, पक्ष, वृद्धि और विकास के पक्ष। चार होते हैं। कंपल्सरी यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा, जैसे आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। वृद्धि और विकास के पक्ष अब कितने होते हैं? तो वो चार होते हैं। देखो पहला होता है शारीरिक, दूसरा होता मानसिक, तीसरा होता है संवेगात्मक, और नेक्स्ट होता है सामाजिक। इसका हम नाम संज्ञानात्मक भी दे सकते हैं। जितना मैंने आपको लिखा इतना यहां से कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब समझना, मैंने बताया आपको वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि कितनी होती हैं, तो मैंने आपको लिख दिया यहां पर 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। पहली पीयूष ग्रंथि, दूसरी थायराइड, एंड्रिनल, पैंक्रियाज, पैराथायराइड। अब उसके बाद दो अलग ग्रंथि होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि कौन सी होती है कि इस ग्रंथि में लड़की अपनी पापा से ज्यादा प्रेम करती है, और ओडिपस ग्रंथि में क्या होता है कि इस ग्रंथि में लड़का अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। ये नेचुरल प्रवृत्ति आपने देखी होगी। अगर आपसे ये पूछे वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथियों की संख्या कितनी है, तो आपको 5 लगानी है, क्योंकि इनमें से हटके जो भी अभी यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसने बोला कि निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि नहीं है, तो उसने लार ग्रंथि को बनाया ऑप्शन में, जबकि लार ग्रंथि तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, क्योंकि पीयूष है, थायराइड है, एंड्रिनल है, पैंक्रियाज है, पैराथायराइड है। अब इनसे हटके 2 और आती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि में क्या होता है कि लड़का अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है, जबकि इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है कि लड़की अपने पापा से ज्यादा प्रेम करती है। अब इधर देखें तो वृद्धि और विकास के पक्ष पूछे, आयाम पूछे, पहलू पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपको 4 लगाने। पहला शारीरिक है, दूसरा मानसिक या संज्ञानात्मक है, तीसरा संवेगात्मक और चौथा सामाजिक है। आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद चलते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत। आप इसको नोट कर लें। देखो अब आता है वृद्धि और विकास का क्रम।
ये पिछले सुपर टेट में पूछेगा 69 में। देखो दो प्रकार का होता है, पहला सिर पदाभिमुख, दूसरा समीपस्थ और दूरस्थ। यानी वृद्धि और विकास जो भी होगा वो सिर से पैर की ओर होगा या समीपस्थ दूरस्थ होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते वृद्धि और विकास के सिद्धांत। यहां से कंपलसरी आपको क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठे आपको तुरंत मिलेगा, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाल लेना। वृद्धि और विकास के सिद्धांत। अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा पढ़ेंगे एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे अंतः संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे विकास वर्तुलाकार न होकर लंबवत का सिद्धांत। इधर और नेक्स्ट पढ़ेंगे 7 हो गए, 8 हो गए। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। ठीक है, एक मैंने आपको पढ़ाया निरंतरता का सिद्धांत। आठवां इधर लिख देता हूं, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। ठीक है, पहले मैंने आपको पढ़ाया निरंतर का सिद्धांत, दूसरा एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास लंबवत होकर वर्तुलाकार का सिद्धांत, और एक पढ़ाया सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। अब समझना, एक तो पहला नोट डाल के मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, वृद्धि और विकास के सिद्धांत में विशिष्ट से सामान्य की ओर के सिद्धांत को नहीं रखा गया है।
अब उसने ये पूछा निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको हमेशा एक शब्द लगाना, कौन सा वाला लगाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी वृद्धि और विकास के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत नहीं रखा जाता, विशिष्ट से सामान्य की ओर का सिद्धांत नहीं रखा जाता, बाकी सारे सिद्धांत रखे जाते। अब समझना, अब उसने पूछा वृद्धि और विकास का क्रम कितने प्रकार का होता है, जो 69 में ए ऑप्शन में था सिर्फ पदाभिमुख, समीपस्थ, दूरस्थ, बी सी ऑप्शन था दोनों, तो दोनों लगाने हैं। अब ये पूछेगा वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो अगर आपसे ये पूछे कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन आपको बना के देगा वो देगा विशिष्ट से सामान्य की ओर का सिद्धांत, बाकी सारे ऑप्शन होंगे। अब समझे, निरंतरता का सिद्धांत ये कहलाता है, ये वाला क्वेश्चन रीट में पूछा गया है। इन्होंने ये कहा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। अगर उसने पूछा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब एक ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। इसका एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है कि ये इस सिद्धांत के आधार पर बालक में वृद्धि और विकास पहले पूरे शरीर में होगा, फिर शरीर के विशिष्ट अंगों में होगा। जैसे इसका एग्जांपल कई बार पूछेगा, एक बालक खिलौने को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ को चलाता है और फिर हाथ की उंगलियों को, अगर उसने एग्जांपल दिया है कि एक बालक खिलौने को पकड़ने के पहले पूरे हाथ को फेंकता है, चलाता है, फिर हाथ की उंगलियों को, देखो कैसे, अगर 1 साल का बच्चा तो पहले पूरे हाथ को फेंकेगा और बड़ा वाला बच्चा वैसे उंगलियों को चलाएगा, तो पहले पूरे हाथ को फेंके फिर उंगलियों को चलाए, वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है, हमारा एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ये पूछेगा, बहुत कई बार पूछेगा सीटेट में टेट में कि एक बालक खिलौने को पकड़ने पहले पूरे हाथ को चलाता है फिर हाथ की उंगलियों को चलाता है, कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो आपको एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहलाता है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। अब जुड़वा बच्चों की हम बात करेंगे तो वो शकल से तो हुबहू लगेंगे, लेकिन उसके बाकी 3 पक्ष, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक पक्ष से वो भिन्न होंगे। कौन सा सिद्धांत कहलाएगा, व्यक्तिगत। अब ये वाले दोनों सेम है। परस्पर संबंध का सिद्धांत और अंतर संबंध का सिद्धांत क्या कहलाता है कि व्यक्ति के चारों पक्षों में होने वाला परिवर्तन, चारों पक्षों में से होने वाला एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अंतिम को प्रभावित करेगा। जो मैंने भी आपको लिखा है, तो व्यक्ति के जो 4 पक्ष थे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगर सपोज किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है, अब फीवर आ रहा है तो न तो ढंग से पढ़ा पाएगा न ढंग से पढ़ पाएगा, यानी शारीरिक रूप से प्रभावित होने वाला व्यक्ति मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से भी प्रभावित होता है। कौन से सिद्धांत कहलाते हैं, परस्पर संबंध का और अंतर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। यानी विकास, वृद्धि और विकास के किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अन्य 3 को प्रभावित करता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है, ये, क्योंकि व्यक्ति के जो 4 पक्ष है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या कहलाता है कि विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं लेकिन उसे पूरी होने की उम्मीद नहीं कर सकते। यानी वर्तमान को देखकर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी, पूत के पैर पालने में दिखना। अब वर्तमान को देख के तो हमने एक कहावत की है, अगर सपोज अभी आप सुपर टेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, और आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर 110 115 जा रहा है, तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो आपका मेन पेपर आएगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर बात यहां पर कोई घटना घट जाती है और आपकी अच्छी तैयारी रुक जाती है, तैयारी नहीं हो पाती है, तो फिर क्या होगा, फिर रुक जाएगी। तो विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत कर सकते हैं लेकिन पूरी होने की उम्मीद नहीं कर सकते। अब विकास लंबवत होकर वर्तुलाकार का सिद्धांत क्या कहलाता है कि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर कभी मृत्यु पर्यंत चलेगा। अब समझना, अगर वो विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो रहा है और मृत्यु पर्यंत चल रहा है तो वो एक सीधी रेखा में नहीं चलेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो वर्तुलाकार का सिद्धांत ये कहलाता है कभी तो घटेगा तो कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा, यानी वो सीधी एक बार स्टार्ट हो गया तो चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है, वर्तुलाकार का सिद्धांत कहलाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत क्या कहलाता है कि पहले हमारा पूरी बॉडी बनेगी। जैसे सपोज एक बात होती है कि हमारे दांत निकलते 32, तो पहले सबसे पहले 32 दांत निकलेंगे, फिर उसके बाद अकलदार निकलेगी। ऐसा नहीं कि पहले अकलदार निकले फिर बाद में 32 दांत निकले, ऐसा नहीं, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत ये कहलाता है। अब उसने
पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर का सिद्धांत नहीं लगाना है। ये था वृद्धि और विकास का तीसरा पार्ट दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी वीडियो से आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट यानी अब टीचिंग के क्षेत्र में किसी का भी एग्जाम दे, DSSB कर दे, रीट कर दे, KVS का, NVS का, साइकोलॉजी और पेडागोजी आपको आउट ऑफ आउट मिलेगी, यानी फुल में फुल मिलेगी। आप एक भी क्वेश्चन हटा नहीं सकते, ये हमारी गारंटी है। धन्यवाद, आप इसको नोट कर लें। आगे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पर्सनैलिटी में। अभी 2-4 दिन में शायद हो सकता है हम लाइव आ जाएं, तो लाइव भी सोच रहे हैं, साथ रात को 9 बजे से आपको एक डेली प्रैक्टिस सेट कराने की भी सोच रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।